हेलो फ्रेंड्स, एसआर एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। आई होप बहुत अच्छी तरह अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे और एग्जाम से रिलेटेड जो भी क्वेरीज होगी, जो भी नोट्स आपको प्रोवाइड होंगे, चाहे वो हर सब्जेक्ट के नोट्स हो, सारी ही चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। बेहतर तरीके से हम लर्निंग करेंगे, बेहतर स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे एग्जाम को क्रैक करने के लिए। मेरी वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कॉमेंट कीजिए। अगले पॉइंट्स के बारे में देखते हैं कि जो अगला आज की जो वीडियो वो है अध्यापक की भूमिका क्या क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। एक टीचर की क्या क्या भूमिका होती है, क्या क्या रोल होता है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। यानी कि जो टॉपिक है वो है अध्यापक की भूमिका। अध्यापक का जो काम होता है वो उसके बारे में डिस्कस करते हैं, इसके कार्य के बारे में, भूमिका के बारे में। फर्स्ट पे यानी कि जो टीचर का काम होता है एज अ गाइड, टीचर का काम होता है कि बच्चों को गाइड करना, यानी कि पर्दे के पीछे रहकर अपनी भूमिका निभाना, बच्चों को गाइड करते रहना टाइम टू टाइम। और अगले पॉइंट पर है कि टीचर का काम होता है मार्गदर्शन करना, पथ प्रदर्शक का होता है, यानी कि टीचर का काम होता है काउंसलिंग करना। और बच्चे अगर अपने रास्ते से भटक जाते हैं तो उनको क्या होता है, सही से लर्निंग करवाना, इफेक्टिव तरीके से उन्हें पढ़ाना, काउंसलिंग करवाना, मार्गदर्शन देना उन्हें। और अगला जो बोला ये अगले पॉइंट पे साथ देना, स्केट फोल्डिंग, यानी कि बच्चे अगर किसी चीज को नहीं कर पाते तो टीचर को बच्चों के साथ मिलकर उनकी मदद करनी चाहिए, यानी कि बच्चों को सहारा देना चाहिए। और अगले पॉइंट पे करके अभिप्रेरणा देना, यानी कि टीचर को क्या करना चाहिए, मैक्सिमम जो स्टूडेंट है उन्हें मोटिवेट करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम, ताकि वो अपनी लर्निंग को बेहतर तरीके से समझ सके और कर सके। तो मोटिवेशन का काम होता है टीचर का मोटिवेट करना बच्चों को। अगला पॉइंट है कि प्रबंधन की भूमिका निभाना, टीचर का काम होता है कि वो अपने स्टूडेंट और अपने स्टूडेंट के प्रति वो प्रबंधन की भूमिका वो निभाए, यानी कि मैक्सिमम चीजें उन्हें उपलब्ध करवाए, प्रबंध की भूमिका निभाना होता है। अगला जो बोला अगले पॉइंट पे कि फैसिलिटेट या फिर सुविधा सुगम करवाना, टीचर का जो काम होता है वो होता है कि फैसिलिटेट का काम होता है, यानी कि मैक्सिमम जो स्टूडेंट होते हैं टीचर के, वो उनकी जो सुविधा होती है उनकी सुविधा सुगम करवाना, यानी कि मैक्सिमम सुविधा उन्हें प्रोवाइड करवाना टीचर का काम होता है। जो भी उन्हें परेशानी आती है, प्रॉब्लम आ रही है तो उनकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना और उन्हें मैक्सिमम सुविधाएं देना होता है टीचर का काम। और अगले पॉइंट में क्या अधिगम के अवसर देने की भूमिका निभाना, यानी कि मैक्सिमम टीचर का जो काम होता है वो होता है कि लर्निंग, यानी कि स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग करवानी चाहिए। लर्निंग के लिए नए नए तरीके उन्हें अपनाने चाहिए, नई नई विधियों का मेथड का यूज करना चाहिए टीचर को। और अगले पॉइंट में क्या है कि अधिगम की स्थिति या दशा या परिस्थिति बनानी होती है, यानी कि टीचर का काम होता है, यानी कि अगर बच्चे को वो लर्निंग करवाते हैं क्लास में तो मैक्सिमम उसकी कोई भी परिस्थिति यानी सिचुएशन बनानी चाहिए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लर्निंग करा सके, कोई भी परिस्थिति उपलब्ध कर रखी। और बच्चों में मैक्सिमम क्या होना चाहिए कि रुचि, इंटरेस्ट भी डेवलप करने का टीचर का काम होता है, इंटरेस्ट डेवलप करवाना। और उपदेशक से हटकर भूमिका निभानी, यानी कि टीचर का काम सिर्फ उपदेश देना नहीं होता, उससे हटकर टीचर को भूमिका निभानी चाहिए, यानी कि टीचर और जो स्टूडेंट है वो आपस में कोऑपरेट करे, और ताकि वो स्टूडेंट है वो टीचर को बेहतर तरीके से समझ सके और टीचर स्टूडेंट को बेहतर तरीके से समझ सके, ताकि बच्चों में क्या हो ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। और अगले पॉइंट में है कि लर्नर और लर्निंग के पर्सन ही ठीक है, यानी कि जो अध्यापक का होता है वो यानी कि लर्नर और जो अधिगम करता होते हैं, यानी कि लर्नर और जो लर्निंग के अधिगम दोनों के पर्सन ही ठीक होते हैं। फालतू की बातें टीचर को नहीं करनी चाहिए और लर्निंग और लर्नर पे ही ध्यान मैक्सिमम देना चाहिए। और अगले पॉइंट में है कि चाइल्ड सेंटर एजुकेशन प्रोवाइड करनी, यानी कि जो की हमारी एजुकेशन है वो सारी की चाइल्ड सेंटर है, बच्चों को ध्यान में रख के ही अपनी एजुकेशन का निर्माण करना चाहिए। जो पाठ्यक्रम हम अगर हम निर्माण करते हैं, टीचिंग मैथड का यूज करते हैं, वो भी बच्चों को ध्यान में रखकर ही बनाना चाहिए। और अगले पॉइंट में कि अगर शिक्षा देनी है बच्चों को, एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, वो उनके दैनिक जीवन से संबंधित होनी चाहिए, यानी कि जो भी हमें शिक्षा देनी है, एजुकेशन देनी है, वो बच्चों के दैनिक जीवन से संबंधित करके हमें शिक्षा उन्हें यानी कि एजुकेशन उन्हें प्रोवाइड करनी चाहिए। अगली वीडियो में अगले टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। अगले टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं, यानी कि जो अगला टॉपिक है वो है हमारा प्रथम पीढ़ी के जो शिक्षार्थी होते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं, जिसे फर्स्ट जनरेशन स्टूडेंट भी कहा जाता है। इनमें कौन कौन से विद्यार्थी आते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें जो स्टूडेंट आते हैं वो हमारे असंगठित घरों से आने वाले विद्यार्थी होते हैं, जिनके घर की स्थिति होती है वो ठीक नहीं होती, उस स्थिति से आने वाले ये विद्यार्थी होते हैं, स्टूडेंट होते हैं हमारे।
अगले पॉइंट में कहेगा सुविधा से वंचित घरों के बच्चे होते हैं, अभावग्रस्त बच्चे होते हैं, जिन्हें पूरी सुविधा नहीं प्रोवाइड की जाती पेरेंट्स के द्वारा, तो वो अभावग्रस्त होते हैं, यानी कि उनका अभाव रहता है, उनके पास कोई सुविधा उपलब्ध नहीं होती, उनके घरों के बच्चे होते हैं प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थी। और अगले पॉइंट में कहेंगे जिनके पास कुछ नहीं होता, जिनके पास कुछ नहीं होता, जिनके पास कुछ भी नहीं होता, ना शिक्षा, ना ज्ञान, या ना उनके माता पिता पढ़े लिखे होते, तो उस घर से आने वाले बच्चे होते हैं, कि जिनके पास कुछ नहीं होता उस घर से आने वाले बच्चे होते हैं। अगले पॉइंट में कहे कि अपने परिवार के पहले सदस्य जो विद्यालय में एडमिशन लेने आए, यानी कि अपने परिवार अपनी फैमिली के पहले बच्चे होते हैं जो स्कूल में एडमिशन लेने आते हैं फर्स्ट टाइम, ये वो बच्चे होते हैं। और आहत बच्चे होते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता, जिनकी मनोस्थिति खराब होती है, वाली उस स्थिति से आने वाले बच्चे होते हैं उस घरों से। और अगले पॉइंट पे है कि इन बच्चों के प्रति अध्यापक का नकारात्मक दृष्टिकोण वो होता है, यानी कि जो अध्यापक है वो हमेशा जो असंगठित परिवार से आने वाले बच्चे होते हैं उनके प्रति हमेशा नकारात्मक दृष्टिकोण होता है कि ये बच्चे कुछ सीख ही नहीं सकते, यानी कि उस हमेशा अध्यापक का नकारात्मक दृष्टिकोण होता है कि वो हमेशा सोच लेते हैं कि बच्चों के प्रति वो जो बच्चे वो ना लर्निंग कर सकते हैं, ना कुछ सीख सकते, इन्हें सिखाना बिल्कुल बेकार है। मगर टीचर को ऐसा नहीं करना चाहिए, सकारात्मक सोच उन्हें रखनी चाहिए। अगले पॉइंट पर है कि इन बच्चों में पढ़ने की क्षमता यानी कि योग्यता नहीं होती, वो टीचर ये समझ लेता है कि जो प्रथम पीढ़ी के जो बच्चे हैं शिक्षार्थी है उनमें कुछ सीखने की ना योग्यता है ना क्षमता है, कुछ भी नहीं होते, वो कुछ चीजें सीख ही नहीं सकते। और अगले पॉइंट में क्या है कि बाहरी दुनिया का कोई अनुभव नहीं होना, यानी कि जो प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थी होते हैं उन्हें जो बाहर की जो दुनिया होती है उनके बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होती, क्योंकि घरों में बंद होते, इतनी स्थिति अच्छी नहीं होती कि वो बाहर जाके लोगों से बातचीत कर सकते, एक दूसरे से कोऑपरेट हो सके, उनकी वो स्थिति नहीं होती है। तो जो बाहरी दुनिया पर उन्हें कोई एक्सपीरियंस, कोई अनुभव नहीं होता है कि बाहर दुनिया में समाज में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। और अगला पॉइंट में कि परिवार की बेहद खराब आर्थिक सामाजिक स्थिति होती है, यानी जो प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थी होते हैं उसमें होता है कि उनकी जो परिवार की जो स्थिति होती की जो आर्थिक फाइनेंशियल और जो उसके सामाजिक यानी कि सोशल जो स्थिति होती है ना बहुत ही खराब होती है, यानी कि आर्थिक और सामाजिक स्थिति बेहद खराब होती है। जो प्रथम पीढ़ी के बच्चे होते हैं वो हर सुविधा से वंचित रह जाते हैं। और अगले पॉइंट में स्वयं या फिर स्वतंत्र अध्ययन में परेशानी होती है, यानी कि प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थी होते हैं क्योंकि उनके आसपास का एटमॉस्फेयर नहीं होता, वातावरण नहीं हो पाता कि वो लर्निंग कर सके, या फिर माता पिता अपने बच्चों को सिखा सके, क्योंकि माता पिता खुद इतने पढ़े लिखे नहीं होते, तो इसलिए उन्हें अध्ययन यानी कि खुद वो स्वयं अध्ययन नहीं कर पाते, यानी कि स्वयं वो लर्निंग नहीं कर पाते, अध्ययन करने में उन्हें परेशानी होती है और अपना गृह कार्य नहीं कर पाते, यानी कि जो स्कूल के द्वारा होमवर्क दिया जाता है तो वो भी नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें कोई बताने वाला नहीं होता है, परिवार की स्थिति नहीं होती कि उनके माता पिता इतने पढ़े लिखे भी नहीं होते, और क्योंकि हर सुविधा से वो वंचित बच्चे होते हैं और गृह कार्य भी नहीं कर पाते। और ऐसे बच्चों को हमें क्या करना चाहिए, समावेशी यानी कि इंक्लूसिव विद्यालय में पढ़ाना बहुत जरूरी होते हैं, ताकि जो बच्चे हैं वो आपस में और भी दोस्त मिलके यानी कि और भी विद्यालय के बच्चों के साथ मिलके हमेशा कोऑपरेट रह सके और सहपाठी अधिक हम वो कर सके और उनका ओवरऑल डेवलपमेंट कर सके। इसलिए टीचर को जो है प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थी के प्रति हमेशा सकारात्मक सोच उन्हें रखनी चाहिए, और मैक्सिमम टीचर को क्या होता है उन्हें लर्निंग करवानी चाहिए और बहुत सारी सुविधा है वो उपलब्ध करवानी चाहिए, टीचर का ये कर्तव्य होता है। अगले टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं, यानी कि जो अगला टॉपिक है वो हमारा गृह कार्य, यानी कि बच्चों को गृह कार्य देना क्यों आवश्यक है इसके बारे में डिस्कस करते हैं, जिसे होमवर्क कहा जाता है। बच्चों को होमवर्क देना बहुत जरूरी होता है ताकि जो उनकी लर्निंग है वो अच्छी तरह हो सके, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। गृह कार्य है क्या? फर्स्ट में बालक अपने अधिगम का विस्तार कर लेते हैं, इनकी गृह कार्य से क्या होता है कि बालक जो है जो भी उन्हें स्कूल में पढ़ाया जाता है अध्यापक के माध्यम से, तो वो अपने जो अपना अधिगम यानी कि लर्निंग का विस्तार कर पाते हैं, यानी कि उन्हें अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं और अच्छी तरह समझ सकते हैं। और अगर पॉइंट पर गाय की बालक स्वयं स्वतंत्र अध्ययन करते हैं और बच्चे क्या होता है कि जब वो चीज़ों को स्कूल में सीख लेते क्लासरूम के अंदर, तो फिर उसके बाद वो यानी कि होमवर्क में वो चीज़ों को स्वतंत्र पूर्वक सीखते हैं, यानी कि वो स्वयं उस चीज़ पर लर्निंग खुद भी कर सकते हैं, लर्निंग चीज़ों को देखकर। अगले पॉइंट पे है कि बच्चा अधिगम की खोजबीन करता है, और क्या होता है कि गृह कार्य देने से बच्चे में खोजबीन करने की क्षमता भी बढ़ती है, वो नई नई चीजें खोजता है, तर्क वितर्क करता है, उसके माध्यम से भी वो पढ़ता है, लर्निंग करता है, जो काफी इफेक्टिव रहता है। और बच्चा हमेशा एक्टिव रहता है, सक्रिय भूमिका रहती है बच्चों की हमेशा। और गृह कार्य
क्रिया कार्य के लिए हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं, कौन कौन सी सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए होमवर्क देते टाइम। इसमें क्या है कि बच्चों की योग्यता के अनुसार देना चाहिए, यानी कि हर बच्चे की योग्यता के अनुसार ही हमें होमवर्क देना चाहिए, यानी कि किसी भी बच्चे को सामान्य होमवर्क नहीं देंगे, हर बच्चे को उनकी योग्यता के अनुसार होमवर्क देना चाहिए क्लास में। और अगला पॉइंट है कि चुनौतीपूर्ण होमवर्क देना चाहिए, यानी कि जो भी होमवर्क दो तो वो हमेशा सरल नहीं होना चाहिए, चुनौतीपूर्ण होना चाहिए, ताकि जो बच्चा है वो हमेशा एक्टिव रहे और वो कुछ नया क्रिएट कर सके और उस क्या कहते हैं होमवर्क के प्रति वो हमेशा उस क्या कहते हैं कुछ ना कुछ बेहतरीन कर सके और कुछ ना कुछ हमेशा क्रिएट करे, अलग थिंकिंग अपनी क्रिएट करे, थिंकिंग करे उस विषय को लेके। तो चुनौतीपूर्ण होमवर्क देना चाहिए और जो होमवर्क देना चाहिए वो थोड़ी मात्रा में देना चाहिए, यानी कि बच्चों को बहुत सारा होमवर्क नहीं देना चाहिए, वो उस चीज से उब जाए, बोर हो जाए, तो थोड़ी मात्रा में होमवर्क देना चाहिए। मगर जो होमवर्क दे वो काफी इफेक्टिव हो, बच्चे उसमें अपना रोल प्ले कर सके, वो एक्टिव होकर होमवर्क करें। और अगले पॉइंट में पुस्तक की लिखी और प्रश्न माध्यम अध्यापक बनाए तब, यानी कि जो हम होमवर्क देते हैं जो भी पुस्तक में लिखे हुए छपे हुए प्रश्न होते हैं उसे नहीं देना चाहिए अध्यापक को, अध्यापक खुद को बनानी चाहिए प्रत्येक बच्चे की योग्यता के अनुसार, तब उसे होमवर्क देना चाहिए। और अगले पॉइंट में कि जो होमवर्क होगा वो सृजनात्मक हो, यानी कि जो होमवर्क होना चाहिए वो हमेशा बच्चे को चाहे वो क्रिएट करे, क्रिएटिविटी होनी चाहिए होमवर्क के अंदर। तो इन सब सारी चीजों में होमवर्क, इन सारे पॉइंटों में होमवर्क देते टाइम इन सारे पॉइंटों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, तभी वो बच्चे वो उनकी जो लर्निंग है वो बेहतर तरीके से हो सकेगी। अगली वीडियो में अगले टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं।